Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 7th. Chapter number 3, The Delhi Sultans. Turkish rule in India. भारत में तुर्कों का रूल. पिछले चैप्टर में आपने देखा मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की. 12th सेंचुरी में उसने क्या की? भारत में स्थापना की, मुस्लिम रूल की. और गोरी जो था उसकी सहायता कुतुबुद्दीन ऐबक करता था. यानी वो एक क्या था? एक वायसराय था या फिर उसकी आर्मी का हेड था. गोरी ने उसे भारत का वायसराय नियुक्त किया. 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई. उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इस पूरे क्षेत्र का मालिक बन गया. उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया और इस क्षेत्रों पर, भारत के इन क्षेत्रों पर उसने अपना दावा पेश किया. पंजाब, सिंध और गंगा के मैदानी क्षेत्र को बिहार और बंगाल तक लेकर के उसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया. यानी दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया. जैसे ही वह गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसी समय से दिल्ली सल्तनत काल का आरंभ हुआ और यह 300 वर्षों से भी ज़्यादा चला. अब इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं. 5 डायनेस्टीज़ हैं, 5 वंश हैं. द स्लेव डायनेस्टी, द तुगलक्स, लोदीज, खिलजीज, सैयद्स. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इस काल का इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है? बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, फोर्ट्स हैं, वर्शिप प्लेसेस हैं, टॉम्ब्स हैं, वेपन्स हैं, टूल्स हैं, कॉइन्स हैं, क्लॉथेस, ऑर्नामेंट्स. ये सब हमें उस काल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो कि इन राजाओं के या इन सुल्तानों के दरबार में रहते थे और उन्होंने उनके जीवन के बारे में लिखा. कई सारे ऐसे, जैसे इब्न बतूता और सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने क्या किया? इस काल के बारे में काफ़ी जानकारी दी. द स्लेव डायनेस्टी कब से स्टार्ट होती? 1206 से 1290 तक. पहला इसका जो किंग था या फिर कह सकते हैं रूलर था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था. यानी 1206 से लेकर 1210 तक. ये पहला एक ऐसा सुल्तान था इस डायनेस्टी का जो कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसने पूरे इंडिया टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया और एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गया. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत ही जनरस यानी दयालु प्रकृति का व्यक्ति था. इसीलिए लाख बख्श कहा जाता है. यानी इसने लाखों व्यक्तियों को बख्शा था या छोड़ दिया था उनको, मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम होने के बावजूद भी. इसने बहुत सारे इमारतें बनाई, बिल्डिंग्स बनाई, जिसमें कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है. कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी इसने शुरू किया था. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश राजा बना और उसने क्या किया? ही इज़ कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत. यानी सल्तनत काल जो था उसका रियल फाउंडर इसी को कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा. बहुत सारी समस्याएं इसके सामने आई, उसने उसका सबका सामना किया और उससे निपटा भी अच्छे तरीके से. और उसने नॉर्थ और वेस्ट को अच्छे तरीके से संगठित किया और अब बंगाल में अपनी पावर को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया. उसने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने. इल्तुतमिश के कई सारे बच्चे भी थे और ही कंसीडर नन ऑफ देम कैपेबल ऑफ गवर्निंग टू सुल्तानत. यानी वो जानता था कि कोई भी योग्य नहीं है कि जो कि सही तरीके से सुल्तानत काल को आगे ले जा सके. तो उसने अपनी बेटी रजिया को ही राजा
या किंग बनाने का सोचा, क्वीन बनाने का सोचा। लेकिन उसके इस निर्णय से जो भी सामंत लोग थे, नोबल्स लोग थे, वो अनहैप्पी थे, यानी खुश नहीं थे। और जब उसकी डेथ हो गई तो उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, उसे राजा बना दिया। लेकिन वो असफल रहा। बाद में रजिया को, कुछ दिन के बाद रजिया राजगद्दी पर बैठ गई। रजिया सुल्ताना, जिस समय रजिया गद्दी पर बैठी या सिंहासन पर बैठी, बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया, बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आई और उसने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का निर्णय लिया, लेकिन उसने किसी की सलाह नहीं ली, इसलिए उसके विरुद्ध हो गए बहुत सारे नोबल्स जो थे। उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया उसके अगेंस्ट और 1240 में वो भी मर गई, यानी उसकी भी डेथ हो गई। बलबन, उसकी मृत्यु के बाद बलबन राजा बनना। गियासुद्दीन बलबन उस समय का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने अपने आर्मी को और भी मजबूत किया। वो जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको सबको हराया और उसने अपने बॉर्डर को मंगोल आक्रमण से बचाया। बलबन ने सुल्तान की जो प्रमुख सुप्रीम पावर होती है उसको ग्रहण किया। उसने सिजदा और पैबूस जैसी परंपराओं को का आरंभ किया। बलबन भी 1287 में उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद उसके जो सक्सेसर थे वो बहुत वीक थे। फिर दिल्ली की जो राजगद्दी थी वो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा लिया गया, कैप्चर्ड कर लिया गया। खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं 1290 से लेकर 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही बूढ़ा हो चुका था जब वह राजगद्दी पर बैठा। उसका ज़्यादातर समय रिवोल्ट को ख़त्म या उसको रिवोल्ट को बचाने में ही बीत गया और उसकी मृत्यु हो गई, या उसकी असैसिनेटेड का मतलब उसे मार दिया गया बाद में। उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसे सुल्तान बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने एक नया साम्राज्य भारत में खड़ा किया। वो एक ब्रिलियंट जनरल था और बहुत ही अच्छे तरीके का एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके काल में काफ़ी प्रगति हुई, यानी क्षेत्रों का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने कई सारे राज्यों को जीता और अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। अब देखते हैं इन्वेजन ऑफ तैमूर, तैमूर का आक्रमण। 1398 के काल में जो तुगलक का मेन लीडर था, जो प्रमुख लीडर था, मोहम्मद तुगलक, उस पर तैमूर ने अटैक कर दिया उस पर। तैमूर जो था एशिया का तुर्क था और उसने इस्लाम किंगडम को और भी ज़्यादा समरकंद तक बढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही तैमूर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा, उसे थोड़ा रेजिस्ट किया गया, यानी उसे रोका गया। हालांकि सुल्तान की जो आर्मी थी वो पूरी तरीके से हार गई। तैमूर भारत में प्रवेश कर चुका, उसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया और उसने मेरठ और जम्मू के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर दिया इस क्षेत्र को। उसके बाद सैयद एंड लोदीज के बारे में पढ़ेंगे। द रूल ऑफ तुगलक्स वर फॉलोड बाय द सैयद, यानी जैसे ही तुगलक काल का अंत हुआ, सैयद और लोदीज वंश के लोगों ने इस राज्य को संभाला। सिकंदर लोदी इस काल का सबसे अच्छा राजा था। इसके कार्यकाल में लोदियों ने पंजाब और बिहार के क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया
और वह एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने ट्रेड और कॉमर्स को भी काफ़ी आगे इनक्रेज किया। उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा स्थापित किया। इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली का सुल्तान था, लास्ट सुल्तान था, और लेकिन वह बहुत ही एरोगेंट आदमी था, यानी घमंडी टाइप का आदमी था, अकड़ू टाइप का आदमी था, जो अफ़गानों को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता था। जो नोबल्स लोग थे उसने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया बाबर के साथ मिल करके, और बाबर ने भारत के क्षेत्रों को जीत लिया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जिससे मुग़ल वंश की स्थापना भारत में हुई, जिसे कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुई। अब वो अफ़गान के जो नोबल्स थे वो चाहते थे कि बाबर काबुल से आकर के भारत में अपनी पैठ जमाए, और इस तरीके से वह बाबर काफ़ी दिन तक यहाँ रुका भी रहा और उसने मुग़ल राज्य की स्थापना भी कर दी भारत में। एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत काल के सुल्तानों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था उस समय। इसमें 4 ग्रुप में डिवाइड है। दिल्ली सल्तनत काल जो है उस समाज जो है वो 4 ग्रुपों में डिवाइडेड थे, जिसमें एरिस्टोक्रेट पहला था, प्रीस्ट थे, फिर ड्वेलर्स थे और पीजेंट थे। रिच नोबल्स और सुल्तान थे, उनको काफ़ी ग्रेट लग्जरी में रहते थे, यानी उनको बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारे कह सकते हैं लग्जरीज विलासिताएं प्रोवाइडेड थी, यानी वो लोग विलासिता में रहते थे, अच्छे तरीके से जीवन जीते थे, लेविश लाइफ जीते थे। द नोबिलिटी चेक द रॉयल पावर, जो नोबिलिटी के लोग थे वो रॉयल पावर को क्या करते थे, रोकते थे, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करते थे। और इन्होंने ही क्या किया कि जो फॉरेनर्स थे उनको एक क्या किया, नोबल्स जो थे ये लोग क्या थे कि 2 तरीके के नोबल्स थे, तुर्किश स्लेव थे, नॉन तुर्किश फॉरेनर हाई बर्थ वाले लोग थे, और ये ज़्यादा पावरफुल थे। सुल्तनत पीरियड में आप देखेंगे कि जो भी राजा थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उनके लिए इतना आसान नहीं था राज्य करना, इसलिए एक सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर आपको नहीं दिखाई देगा। हालांकि उन्होंने कई सारे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाए। इक्ता सिस्टम क्या है? इक्ता सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा अंडर दिस सिस्टम इंस्टीड ऑफ पेइंग सैलरी और टू एन ऑफिसर टू कैश ही ग्रांटेड सर्टेन रेवेन्यू, यानी ये लोग क्या करते थे, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ऑफिसर को कैश न दे करके उनको एक लैंड या विलेज दे दिया जाता था, जिसमें कि वो जा करके टैक्स वसूलते थे, और जिन लोगों को ये दिया जाता था इक्ता, उन्हें इक्तेदार कहा जाता था, और ये क्या करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और इन्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी पर रखा जाता था। जो इसके ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे, डिटेल रखते थे इनकम और एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू यानी किस तरीके से रेवेन्यू निकलता था। लैंड ही एक ऐसा मात्र मेन सोर्स था रेवेन्यू का। 4 तरीके के टैक्स लिए जाते थे। खिराज जो कि लैंड टैक्स था, खमसा जो कि टैक्स यानी जब कोई वार करने के बाद, वार जीतने के बाद उन पर किसी राज्य पर लगाया जाता था। ज़कात जो था ये एडिशनल टैक्स था जो कि मुस्लिम कम्युनिटी पर था। जजिया कर था ये हिंदुओं पर था, यानी नॉन मुस्लिम्स जो थे उनको उन पर जजिया कर लगाया जाता था। और ये 3 तरीके के कंपाउंडिंग, मेजरमेंट एंड शेयरिंग, 3 तरीके के असेसमेंट किए जाते थे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।